हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड न्यू किंग्स एंड किंगडम्स का पार्ट थर्ड कवर करेंगे। तो इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड की वीडियो बना रखी है। आपने अगर नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, तो कहता है कि साम्राज्य का प्रशासन। तो हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, कहता है कि प्रशासन किस प्रकार संगठित था, ऑर्गेनाइज था। ठीक है। सेटलमेंट्स ऑफ द पीजेंट नोन एज उर बिकेम प्रोस्पेरियस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। तो कहता है कि प्रोस्पेरियस होता है खुशहाल। ठीक है। तो कहता है कि किसानों की जो बस्तियां हैं उर के नाम से जानी जाती थी। तो याद रखना, किसानों की बस्तियों के लिए उर शब्द का प्रयोग किया है। तो कहता है कि सिंचाई और खेती के साथ ये बहुत समृद्ध हो गई थी। ठीक है। तो ये सिंचाई और खेती के कारण ये बहुत ज्यादा समृद्ध हो गई थी। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट कॉल्ड नाइडू। हाँ जी, कहता है कि इस तरह के गांव के जो समूह होते थे ना, तो उनको क्या बोलते थे, नाइडू कहा जाता था। तो इस तरह के जो गांव के समूह को क्या बोलते थे, नाइडू कहा जाता था। हाँ जी, द विलेज काउंसिल एंड द नाइडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जुडिश एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। हाँ जी, ग्राम परिषद और नाइडू जो थे ना, तो न्याय करने के लिए, जुडिस होता है आपका न्याय, तो न्याय करने के लिए और कर वसूलने जैसे कई और कहता है कि प्रशासनिक काम करते थे। रिच पीजेंट ऑफ वेला कास्ट एक्सरसाइज्ड considerable control over the affairs of the Naidu under the supervision of central चोल गवर्नमेंट। चोला जो गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। हाँ जी, कहता है कि जो वेलाल जाति के जो धनी किसान थे ना, तो धनी किसानों को केंद्रीय जो सरकार थी, केंद्र में चोल सरकार थी, उसकी देखरेख में जो नाइडू थे, उनके कामकाज में अच्छा खासा कंट्रोल स्थापित किया था इन्होंने। हाँ जी, द चोला किंग्स गिव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल लाइक मोवेंदा वेलन। तो याद रखना, मोवेंदा वेलन, अ वेलन और अ पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। अरियार, अरियार होता है चीफ एटसेट्रा, as markers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center। हाँ जी, उनमें से कहता है कि कई जो धनी लैंड ओनर थे, भूमि के मालिक थे, ठीक है, तो उसको कुछ टाइटल दिए हुए थे, किसने, चौल राजाओं ने। ठीक है। तो जैसे तो पहला आ गया हमारा मोवेंदा वेलन। तो मोवेंदा वेलन क्या होता था, मोवेंदा वेलन होता कि 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला, वेलन या किसान। ठीक है। तो वेलन या किसान, 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान। तो उसके बाद आ जाता है अरियार। तो अरियार क्या होता था, चीफ। तो इसेट्रा, इस तरह के जो पदवियां दी हुई थी एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट। तो उनकी रिस्पेक्ट में जैसी उपाधियां दी, और उन्हें केंद्र में कहता है कि महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे। तो ये नहीं कि उनको पदवियां दे दी, उसके अलावा उनको कुछ पदवियां दी, महत्वपूर्ण पद सौंपे थे कि अपने राज्य में, मीन्स कि अपने राज दरबार में। हाँ जी, टाइप्स ऑफ लैंड, तो भूमि के प्रकार जिसको बोल देते हैं। चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। तो जो चोला इंस्क्रिप्शंस में, चोला अभिलेखों में भूमि की अलग अलग श्रेणियों का वर्णन किया हुआ है।
तो इसमें से सबसे पहले जो भूमि की प्रकार आ जाती है उसको बोलेंगे वेलनवेगाई। तो थोड़े से नाम डिफ़िकल्ट है बोलने में, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो वेलनवेगाई, तो पहला क्या आपका वेलनवेगाई, तो कहता है कि लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर्स होता है मालिक। तो कहता है कि जो भूमि है जो नॉन ब्राह्मण की होती है, नॉन ब्राह्मण जो पीजेंट होता है, किसान होते हैं, गैर ब्राह्मण किसान की स्वामी की भूमि जो होती है, ठीक है। तो कौन सी उस भूमि को क्या बोलते हैं, वेलनवेगाई बोलते हैं, जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स की होती है, मीन्स की गैर ब्राह्मण किसान की भूमि होती है। तो आगे आ गया हमारा ब्राह्मदया। तो ब्राह्मदया कौन सी भूमि होती है, ब्राह्मणों को जो उपहार में दी गई होती है, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ठीक है। तो जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती है। तो इसको लर्न करने की ट्रिक ये है कि बी से ब्रह्मदया आ गया, तो बी से ही आपका ब्राह्मण आ गया, ठीक है। तो बी से ब्रह्म दया और बी से ब्राह्मण, तो इसको कोरिलेट करके आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा शाला भोगा। शाला भोगा, ठीक है, इसको बोलेंगे शाला भोगा। लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल। तो कहता है कि किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। तो इसको लर्न कैसे करना है, इसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ये देखो, शाला भोगा एस से शुरू होता है, शाला एस से आ गया आपका स्कूल, तो एस से स्कूल शुरू होता है, एस से शाला भोगा आ गया आपका। तो शाला भोगा आपने याद रखना है कि स्कूल के लिए होती है। लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल मीन्स कि किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि होती है। तो उसके बाद आपकी आ गई आगे देवदान। देवदाना, ठीक है, मीन्स की दान की हुई। तो याद रखना, देवदान दान की हुई भूमि। तो इसको क्या बोलेंगे, तरुणा मटुकानी। तो इसको क्या बोलेंगे, तिरुना मटुकानी। तो याद रखना, तिरना मटुकानी। तो लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल। तो टी से हमारा बन गया तिरना मटुकानी, तो टी से हमारा बन गया टेम्पल। तो ये कोरिलेट हो रहा है आपका, टी से तरुणा मटुकानी और टी से टेम्पल बन गया, तो कोरिलेट हो गया आपका, ठीक है। तो इसके याद रखना, तरुणा मटुकानी से टेम्पल बनता। तो देखो ये इधर भी आ गया देवदाना। देवदान दान ब्राह्मण को करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका कोरिलेट हो गया। तो दोनों वर्ड आपके कोरिलेट होते हैं टेम्पल से, तो ये याद रखेंगे टेम्पल के ये यूज होता है। तो उसके बाद आपके आ गया पलिचंद्रम। पलिचंद्रम क्या बोलेंगे इसको, पलिचंद्रम। लैंड डोनेट टू जैन इंस्टीट्यूशन। तो पलिचंद्रम वो भूमि होती है जो जैन संस्थाओं को क्या कर दी जाती है, दान में दे दी जाती है। तो क्लियर है, तो इजी ट्रिक के साथ बताया, तो इसको अच्छे से आपने लर्न करना है। वी हैव सीन दैट द ब्राह्मण्स ऑफर रिसीव लैंड ग्रांट और ब्रह्मदया। तो हमने देखा कि जो ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदया प्राप्त होता था। भूमि अनुदान भी उनको राजा की तरफ से भूमि मिल जाती थी, ठीक है, जिनको दान में इनको भूमि मिल जाती थी, वो इसमें आ जाती थी। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स emerged in the Kaveri Valley as in other part of South India। तो कहता कि इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कावेरी जो घाटी थी ना, और दक्षिण भारत के जो दूसरे हिस्सों में, तो बहुत सारी जो ब्राह्मण बस्तियां होंद में आ गई, अस्तित्व में आ गई। ईच ब्रह्मदया वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और ए सभा और ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। तो कहता है कि जो हर एक जो ब्रह्मदया की जो देख रेख प्रमुख जो ब्राह्मण भूमि स्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। जो मुख्य ब्राह्मण लैंड के मालिक थे, भूमि के मालिक थे, उनके द्वारा की जाती थी। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली। तो कहता है कि ये जो सभाएं होती थी ना, बहुत ही कुशलता पूर्वक अपना काम करती थी। देयर डिसीजन वर रिकॉर्डेड इन डिटेल्ड
इन इंस्क्रिप्शंस ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। तो कहता है कि जो इनके जो निर्णय होते थे ना, जो ये फैसले लेते थे, तो उनको शिलालेखों में और मंदिरों की जो पत्थर की दीवारों पर ब्यौरे के रूप में दर्ज किया जाता था। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो डिसीजन लेते थे ना, तो उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता था इंस्क्रिप्शन के रूप में, और स्टोन और वाल जो होती थी टेम्पल की, उसके ऊपर इसको रिकॉर्ड करके रख लिया जाता था, इसके ऊपर लिख दिया जाता था इनको। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम आल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। हाँ जी, तो नगर निगमों के रूप में कहता है कि जो जाने जाने वाले जो व्यापारी थे ना, तो उनके संघों ने भी कई बार शहरों में प्रशासनिक कार्य किए, जो प्रशासनिक काम किए उन्होंने भी। तो इसका मतलब है कि जो नगर निगम में जो व्यापारियों के संघ थे ना, व्यापारियों के संघ बने हुए थे, तो उन्होंने भी कभी कभी शहरों में प्रशासनिक जो कार्य थे, प्रशासनिक काम थे, उनको किया। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरुर, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर मेरुर इन चिंगलपुट, इसको बोलेंगे चिंगलपुट, क्या बोलेंगे, चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, प्रोवाइडेड डिटेल ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। कहता है कि जो तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरुर के मेरुर से जो शिलालेख मिले हैं ना, तो जो तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरुर से जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं ना, जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो किस तरह से सभा का आयोजन किया जाता था, प्रबंध किया जाता था, ठीक है, उस सभी का ये क्या है, हमें विवरण प्रदान करते हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में हमें बताते हैं कि जो सभाएं होती थी तो किस तरह वो चलती थी, किस तरह ऑर्गेनाइज की जाती थी, उनके सभी के बारे में डिटेल में हमें ये बताते हैं। द सभा हैड सेपरेट कमेटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल एक्सेट्रा। तो कहता है कि जो सभा होती थी ना, उनकी अलग अलग कमेटियां बनी होती थी, तो लुक आफ्टर देखभाल करने के लिए, इरिगेशन तो कोई सिंचाई का काम देखती थी, सिंचाई का काम काज भी, खेतों में पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो सारा एक कमेटी देखती। दूसरी कमेटी गार्डन्स का काम देखती थी, बाग बगीचों का काम आ गया जिसमें। तो एक और कमेटी हो सकती थी, वो किसके में, टेम्पल, मंदिरों का काम देखती थी। Names of those eligible to be a members of these committee were written on a small tickets of palm leaf. These tickets were put into a earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. तो कहता है कि अर्धन जो वेयर होते हैं, मिट्टी के बने हुए पॉट, बर्तन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो कहता है कि जो एलिजिबल होते थे ना इसके मेंबर बनने के लिए, तो कहता है कि जो लोग इस सभा के मेंबर बनने के लिए योग्य होते थे ना, तो उनके नाम एक पाम लीफ के ऊपर, ठीक है, तो पाम लीफ के ऊपर, जिसको ताल पत्र भी बोल देते हैं, कि छोटे से टिकट पर लिख देते थे। तो पाम लीफ के एक छोटी सी टिकट बना के उसके ऊपर लिख देते थे। तो कहता है कि और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होते थे ना, जो इसके मेंबर बन सकते हैं, उन सभी के नाम पाम लीफ के ऊपर लिख के एक अर्दन पॉट में, ठीक है, मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे से लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। एक छोटा बच्चा चुन लेते थे वहां से, ठीक है, उसको बोलते थे एक एक करके यहाँ से हर कमेटी की टिकट निकाल के लाओ, ठीक है। समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए छोटे बच्चे को चुन लेते थे। जैसे आज भी कोई लॉटरी वगैरह निकाल ली होती तो छोटे बच्चों को उठा के बोल देते भाई इसमें से कोई पर्ची निकाल दो, तो उसी तरह वो करते थे। हाँ जी, तो ये इंस्क्रिप्शंस की पिक्चर ली हुई है। तो जो उत्तर मेरुर इन चिंगलपुट
तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट में है, तो दीवार के ऊपर उनके जो निर्णय लिए होते थे ना सभा के, उसको इस तरह खुदवा दिया जाता था कि सभी इसको पढ़ सके। हाँ जी, तो ये कुछ पैटर्न है इस तरह के जो इंस्क्रिप्शंस को खुदवाया जाता था हार्ड सरफेस के ऊपर। इंस्क्रिप्शंस एंड टैक्सेस, तो इंस्क्रिप्शंस आपके अभिलेख हो गए और लिखती सामग्री। तो कहता कि हु कुड बी द मेंबर ऑफ सभा, तो सभा का मेंबर कौन हो सकता था। द उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शंस ले डाउन्स, हाँ जी, कहता कि उत्तर मेरु जो अभिलेख है उसे नीचे दिया गया है। तो ऑल दोज हु विश टू बिकेम द मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ऑनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। हाँ जी, तो इसकी मेंबर बनने की जो पहली शर्त क्या थी कि सभा की जो सदस्यता मेंबरशिप लेने के लिए जो इच्छुक लोग होते हैं, लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से वो भूमि लगान इकट्ठा करते हो। जब भूमि लगान इकट्ठा किया जाता हो तो वह इस भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से वो लगान इकट्ठा करते हो। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, तो उनके पास अपना घर होना चाहिए। तो आगे कहता है कि दे शुड बी बिटवीन 35 टू 70 ईयर्स ऑफ एज, तो उनकी उम्र सीमा जो है वो 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, तो उनको वेदों की जानकारी होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड हॉनेस्ट। हाँ जी, तो वेल वर्स्ड होता है अच्छी जानकारी, ठीक है। तो उन्हें प्रशासनिक मामलों की कहता है कि अच्छी जानकारी होनी चाहिए और वह ईमानदार होने चाहिए, ठीक है। तो ईमानदार भी होने चाहिए, उनको प्रशासनिक मामलों की जानकारी भी होनी चाहिए। इफ एनी वन हैज बीन मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकेम द मेंबर ऑफ अनदर कमेटी। तो कहता है कि यदि कोई जो पिछले 3 साल से किसी भी समिति का मेंबर रहा हो तो वह किसी और जो कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता, मेंबर नहीं बन सकता था। तो एनी वन हु हैड नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एंड दोज हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो कहता है कि जिसने अपने जो संबंधी थे, उनके रिलेटिव थे, तो उनके खाते जमा नहीं करवाए हैं, तो कहता है कि वो चुनाव है जो ना, तो उसको नहीं लड़ सकता था। वाइल इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट किंग्स एंड पावरफुल मैन्स, तो कहता है कि ये अभिलेखों से राजाओं और शक्ति संपन्न जो पुरुष थे ना, उनके बारे में जानकारी मिलती है। हियर इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम परियापूर्णम, ठीक है, परियापूर्णम, इसको क्या बोलेंगे, परियापूर्णम, a 12th century Tamil work which inform us about the lives of ordinary होता है साधारण जो लोग होते हैं, मैन एंड वोमेन। हाँ जी, वो कहता है कि यहाँ पे जो 12वीं शताब्दी में तामिल कार्य है, ठीक है, तामिल का जो कलाकृति थी उसका पेरियापुरम, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पेरियापुरम का एक अंश दिया हुआ है, ठीक है। तो वो कहता है कि यहाँ पे 12वीं शताब्दी तामिल कार्य पेरियापुरम का एक अंश दिया हुआ है जो हमें जो सामान्य लोग थे, साधारण लोग थे, ठीक है, स्त्री पुरुषों के जीवन के बारे में सूचित करता है। ऑन द आउटस्ट्राइक्स ऑफ अडनूर, तो इसको क्या बोलेंगे, अडनूर वाज ए स्मॉल हैम्लेट ऑफ पुलाया, तो स्मॉल हैमलेट ऑफ पुलाया, जिसको क्या कहते हैं कि अ नेम यूज्ड फॉर सोशल ग्रुप कंसिडर्ड आउटकास्टिस बाय ब्राह्मण्स एंड विलाल्स studied with small huts under old thatches and inhabited by agrarian laborers engaged in manual occupations। हाँ जी, कहता है कि जो अदनूर के जो बाहर वाला इलाका था ना,
में पुलायल, पुलायल क्या होते थे, जो ब्राह्मण या विलालों द्वारा भ्रष्ट माने जाने वाले लोगों का एक समूह होता था, जिनको क्या करते थे कि वो अपने जो एरिया से निकाल देते थे, ठीक है, उनको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं था, के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो कौन सा वर्ड, पुलाया जो वर्ड जो प्रयोग किया जाता था उन लोगों के लिए माना जाता था जो जिनको नीच समझते थे ये, और उनको समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। कहता कि उनका एक छोटा सा झुंड था जो पुराने इलाकों में तो छोटी झोपड़ियां बना के, झोपड़ियां थ्रेचिस होता है कि घास फूस की छत्ते डाल के, ठीक है, तो उनमें रहते थे। तो उन झोपड़ियों से घिरा हुआ था इलाका वो। तो और कहता कि मनी क्योर व्यवसाय में, मनी क्योर काम में लगा हुआ था और कृषि मजदूरों द्वारा बसाया गया था, ये एरिया आ जाता था। तो मेनली सपोज कि वो लोग होते थे ये जो समाज से बाहर निकाल दिए गए होते थे, इनको नीच समझा जाता था, इनको समाज में जाने का अधिकार नहीं था, तो वो अपना बाहर रह के समाज से अपना किस तरह गुजारा करते थे, किस तरह काम करते थे, उनके बारे में छोटा सा ये एक पहरा दिया हुआ है जिसमें उनकी लाइफ के बारे में एक छोटी सी झलक दी हुई है। In the thresholds of the huts covered with stripes of leather, little chickens move about in groups. तो कहता है कि चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के जो अहाते बने होते थे ना, उनमें जो छोटी छोटी मुर्गियों के झुंड कहता है वह घूम रहे थे। Dark children who wore bracelets of black iron were prancing. तो prancing होता है उथल कूद करना, ठीक है, about carrying little puppies. हाँ जी, गहरे रंग के बच्चे जो थे ना, जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, तो कहता है कि छोटे पिल्लों को उठाकर उछल कूद कर रहे थे। इन द शेड ऑफ द मरूद, जिनको अर्जुन ट्री भी बोल देते हैं, अ फीमेल लेबरर पुट हर बेबी टू स्लीप ऑन ए शीट ऑफ लेदर। मीन्स की कहता है कि जो अमरूद के पेड़ की छाया के नीचे जो एक मजदूरनी ने जो अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया, ठीक है, तो चमड़े की चादर पर अपने बच्चे को सुला दिया। देयर वर मैंगो ट्रीज फ्रॉम हुज ब्रांचेस ड्रम्स वर हैंगिंग। तो कहता है कि वहाँ के आम के पेड़ भी थे वहाँ पे, जिनकी जो ब्रांचेस थी, जिनकी शाखाओं के साथ कहता है कि नगाड़े जो थे लटके हुए थे। एंड अंडर द कोकोनट प्लांट्स कोकोनट पाम्स इन लिटल होल्स ऑन ए ग्राउंड टिन्नी हेडेड बिचेस ले आफ्टर वेल्पिंग। हाँ जी, कहता है कि और नारियल के पेड़ के नीचे जमीन में बने हुए छोटे छोटे गड्ढे थे, ठीक है, तो छोटे छोटे बने हुए गड्ढे थे, छोटे छोटे जो गड्ढे थे ना, उनमें छोटे सिर वाली कहता है कि जो कुतिया थी अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद अपने पिल्लों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उसको पिल्ले बोल देते हैं, ठीक है, तो उनको दूध पिलाने के बाद वो बोला कि लेट रही थी वो, जिनको हम पपीज बोल देते हैं। हाँ जी, द रेड क्रेस्टेड कॉक क्राउड बिफोर ड्रान कॉलिंग द ब्राउनी पुलियार, प्लूरल फॉर्म है इसकी, टू देयर डे वर्क्स। कहता कि लाल कलगी वाले जो मुर्गे ने, तो पुलायर जो पुलाया का बहुवचन है कि पुलायर लोगों को, जो लोग थे ना पुलायर, जो जिनको नीच समझा जाता था, वो लोगों को कहता है कि दिन के काम के लिए उठने के लिए आवाज दे दी, या कह सकते हो दिन के काम को करने के लिए आवाज लगा दी या हाक लगा दी या बांग दे दी। एंड बाय डे अंडर द शेडी ऑफ द कंजी ट्री स्प्रेड ऑफ द वॉइस ऑफ द वेवी हेयर्ड प्लाया वुमेन सिंगिंग एज दे वर हस्किंग पैडी। हाँ जी, कहता है कि जो धान को कूटती हुई जो लहरदार बुलावली जो
पुलाया स्त्रियां थी ना, जो वोमेन थी उनके गाने की जो आवाज़ थी ना, रोजाना जो कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। हाँ जी, डू यू थिंक वोमेन्स पार्टिसिपेटेड इन दीज असेंबलीज? तो कहता है कि क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सादारी करती थी? तो इन योर व्यूज आर लॉटरी यूजफुल इन द चूजिंग मेंबर्स ऑफ कमेटीज? तो कहता है कि आपके जो समझ के अनुसार जो समितियों के सदस्यों को चुनाव के लिए लॉटरी का प्रयोग किया जाता था, तो उपयोगी होता था वो। हाँ जी, वेयर देयर एनी ब्राह्मण्स इन दिस हैमलेट? तो कहता है कि क्या इस पूर्वे में कुछ ब्राह्मण थे? तो डिस्क्राइब ऑल द एक्टिविटीज दैट वर टेकिंग प्लेस इन द विलेजेस। तो व्हाई डू थिंग्स टेम्पल्स इंस्क्रिप्शंस इग्नोर दीज एक्टिविटीज? तो कहता है कि जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन करो और अपने ख्याल में अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? हाँ जी, चाइना अंडर द तांग डायनेस्टी में कि तांग वंश के युग का चीन। हाँ जी, इन चाइना एन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश होता है स्थापित होना अंडर द तांग डायनेस्टी। तो कहता है कि चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ which remained in power for about 300 years from the 7th to the 10th century। तो कहता है कि जो लगभग 300 सालों तक 7वीं सदी से लेके 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। हाँ जी, इट्स कैपिटल शियान। तो शियान वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड विजिटेड बाय तुर्क्स, ईरानीज, इंडियन, जापानीज एंड कोरियंस। तो कहता है कि इसकी जो राजधानी है शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी तथा तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियन यहाँ पे आया जाया करते थे। द तंग एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए ब्यूरोक्रेसी recruited through an examination which was open to all who visited to appear for it। हाँ जी, वो कहता है कि जो तत्संग साम्राज्य था परीक्षा के माध्यम से, यानी कि एग्जाम के माध्यम से नियुक्ति की गई, ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। हाँ जी, तो कहता है कि इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। दिस सिस्टम ऑफ सिलेक्टिंग ऑफिशियल रिमेन्ड इन प्लेस विद सम चेंजेस टिल 1911। हाँ जी, कहता है कि जो अधिकारियों की चयन की, नियुक्ति की ये व्यवस्था थी ना, ये प्रबंध था, कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रहा। हाँ जी, आगे कहता है इन व्हाट वेज वाज दिस सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द प्रेविलेंट? प्रचलित होता है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। तो कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं में से ये व्यवस्था किस मायनों में अलग है या भिन्न थी? हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो वीडियो फर्स्ट जो थी और सेकंड का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपने वो नहीं देखी तो वहाँ से जाके आप वो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।